क्वेश्चन नंबर 3। तो नोट करिएगा, इसमें है इफ रूट 2 इज इक्वल टू 1.414, if root 2 is equal to 1.414 comma root 3 is equal to 1.732, then find the value of find the value of 4 upon 3 root 3 minus 2 root 2 plus 3 upon 3 root 3 प्लस 2 रूट 2। मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप ये देखिए, कोई रैशनलाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ये देखो कि ये वाला है 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2, इधर है 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म है। तो अगर आप एलसीएम लेंगे, दो बिल्कुल अलग अलग टर्म्स का जब एलसीएम लेते हैं जो किसी कॉमन टेबल में नहीं आती, तो हमें क्या करना होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 इंटू 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2। ये हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस 3 इंटू 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2, इतना हो गया। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर को एक्सपेंड करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 रूट 3, 4 इंटू 2 इज 8 रूट 2 प्लस 3 3 ज़ा 9 रूट 3 और 3 इंटू 2 माइनस का 6 रूट 2 अपॉन में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, 3 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए 12 रूट 3 प्लस 9 रूट 3, तो 12 प्लस 9 इज 21 रूट 3। 8 रूट 2 माइनस 6 रूट 2, तो 8 माइनस 6 इज 2 रूट 2 अपॉन 3 रूट 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, ये है। ठीक है, अब 21 रूट 3। अब इसके बाद फर्दर कुछ सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकता, तो अब क्या करेंगे, रूट 3 की और रूट 2 की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर। तो रूट 3 की वैल्यू भी दे रखी है, रूट 2 की वैल्यू भी दे रखी है। तो 21 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 कितना है, 1.732 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 कितना है, 1.414 अपॉन 9 3 ज़ा 27 और 4 2 ज़ा 8। ठीक, अब जरा करके देखिए मल्टीप्लाई, 21 इंटू 1.732 1.732 मल्टीप्लाइड बाई 21। तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 ज़ा 2, 3 7 1, एक क्रॉस लगाइए, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी आ गया, 2 1 ज़ा 1 कैरी आ गया, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, तो ये हो गया 2 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 6 13, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 प्लस 4 6 और इधर 3। ठीक है, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो राइट से 3 डिजिट काउंट करो, 1 2 3, 36.372, ये आ गया 36.372 माइनस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ा
2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और अगेन 2 1 जा 2, तो 2.828 ये हो गया। ठीक है, और अपॉन में 27 माइनस 8, 27 माइनस 8 इज 19, 27 माइनस 8 इज 19, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 36.372 में से 2.828 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2.828 ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो 12 माइनस 8 12 माइनस 8 इज 4, 12 माइनस 8 इज 4, इधर क्या बचेगा हमारे पास 6, 6 माइनस 2 इज अगेन 4 और इधर तो 3 है, तो 13 माइनस 8 इज 5, इधर 5 बचेगा, 5 माइनस 2 इज 3 और ये 3, 3.544, तो 3.544 अपॉन 19, तो इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, 19 से डिवाइड होता है या नहीं, तो ऐसे कर लेंगे 3.544, जैसे लॉन्ग डिवीजन आप करते थे ना बचपन में, बिल्कुल वैसे ही। तो 19 2 जा 38 होता है, लेकिन 19 1 जा 19 लेंगे फिर यहाँ, ठीक है, तो 33 माइनस 19 कितना हो जाएगा 13 माइनस 9 इज 4 और यहाँ पर 14 हो गया, 14 हो गया। अब यहाँ पर 145 कॉपी करेंगे, तो अब आप ये देखिए, ये डेसिमल के बाद था 5, तो 19 7 जा ये कितना हो जाएगा 133, ठीक है। अच्छा जी, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस 3 इज 2 और 4 माइनस 3 इज 1, फिर ऊपर से 4 कॉपी कर लिया, 124, तो ये तो 133 से छोटा है, तो 19 6 जा 114, तो कितना आ गया 10 बचा, 24 माइनस 14 10, फिर एक नंबर और कॉपी करेंगे 104, ठीक, तो ये तो फिर इससे छोटा है, तो 19 5 जा हो जाएगा, यहाँ पर 19 6 जा तो 114 है, 19 5 जा होता है 95, ठीक है। बस इतना करके छोड़ दीजिए, ये रिजल्ट आपका आ गया 1.765 फाइनल, क्योंकि डेसिमल में इस वजह से निकालना है क्योंकि √3 और √2 की वैल्यू दे रखी है डेसिमल में, आंसर दे रखे हैं इसके पीछे, दे रखे 1.4 का थर्ड है। एक मिनट, ये हमारा गलत कैसे आ रहा है, इनका तो आंसर आ रहा है 2.063, 1.4 का थर्ड, देख लेना जरा शुरुआत से कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। 3√3 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, 27 माइनस 8 19 ही तो होता है, हाँ 19 ही तो होता है, ये तो थोड़ी ठीक है। और फिर जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 4 3 जा 12√3, 4 2 जा 8√2, 3 3 जा 9√3, 3 2 जा 6√2, 8 माइनस 6 इज 2, तो 2√2 आ गया, 12 प्लस 9 इज 21, 21√3 आ गया, 21 इंटू 1.732, मल्टीप्लीकेशन तो ठीक करा था हमने, 21 2 जा 42, 4 कैरी, 21 3 जा 63 और 4 67, 6 कैरी आ गया, 21 7 जा 154 हो जाएगा, नहीं 21 7 जा 7 1 जा 7 7 जा 147, 147 और 6 153, 15 कैरी आ जाएगा, 21 1 जा 21 और 15 36, हाँ 146 और 6 नहीं 147 और 6 कह रहा हूँ, हाँ तो ये 36.372 हो गया। और जब इसको करेंगे 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2.828, 12 माइनस 8 इज 4, 12 माइनस 8 इज 4 और इधर बचेगा आपके पास 6, तो 6 माइनस 2 इज अगेन 4, ठीक है, और 13 माइनस 8 इज 5, 13 माइनस 8 इज 5, इधर 5 बचा, 5 माइनस 2 इज 3 और इधर तो 3 है ही,
तो 33.544 डिवाइडेड बाई 19, और ये डिवीज़न तो हमने ठीक करा है, इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है भाई, अपना सही है। 3√3 प्लस 2√2, 3√3 माइनस 2√2 डिनोमिनेटर में, ऊपर 4 और 3। ठीक है, हमने सही करा है, 2 बार चेक भी कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, रुद्रांश तुमने जो भेजा है वो एनसीईआरटी का है या एग्जाम्पलार का है? एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी का। रुद्रांश मेरी आवाज आ रही है? 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 एनसीईआरटी लाओ, देना। एक्सरसाइज 6.2 का, और 6. ये पुरानी वाली, तो पुरानी वाली लग रही मेरे को, है ना? रुद्रांश मेरी आवाज आ रही है? हाँ, ये एक्सरसाइज 6.2 जो आप बता रहे हो, ये एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलार? एनसीईआरटी। ठीक है, मैं एक मिनट नई वाली लेकर आता हूँ। नई वाली एनसीईआरटी ना? चलो मैं देखता हूँ एक बार। एक लाइन्स एंड एंगल्स, एक्सरसाइज 6.2 सही है। कितने क्वेश्चंस हैं इसमें टोटल? नई वाली बुक में 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं और आपकी वाली में शायद थोड़े से ज़्यादा होंगे। पाँच ही दे रखे हैं, ये लो। चलिए जी, अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, 2 देखेंगे और 5 देखेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या दे रखा है इसमें। इन फिगर 6.23 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड वाई इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7, फाइंड एक्स। मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो फिगर दे रखी है, फिगर में एक लाइन इधर है, 3 लाइन दे रखी हैं, तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो ये पहली लाइन, दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, 3 लाइंस दे रखी हैं। तो ए बी सी डी और ई एफ, ए बी सी डी और ई एफ, ये 3 लाइंस हमको दे रखी हैं। और इधर है x, इधर है y, ठीक है, और इधर है z, x, y और z।
इस तरह से दे रखा है। अब इन्होंने बोला है कि ये जो ए बी सी डी और ई एफ तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। उसके अलावा वो बोल रहे हैं कि वाई इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7। तो गिवन y is to z is equal to 3:7। y is to z 3:7 के इक्वल है। तो y is to z is equal to 3:7। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जब भी कभी कोई ऐसा दे रखा होता है y is to z is equal to 3:7, हम क्या करेंगे, कोई भी अगर रेशो है ना, तो रेशो का मतलब ये है कि वो किसी कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, लेट रेशो अगर है तो जो नंबर्स हैं रेशो में वो किसी कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। जैसे y, पहले y लिखा है, इधर पहले 3 लिखा है, तो लेट y इज इक्वल टू 3k, z इज इक्वल टू 7k। तो k हमारे लिए कोई कांस्टेंट है, तो किसी कांस्टेंट से रेशो जब भी दे रखा होता है तो रेशो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी होता है। यहाँ तक क्लियर, समझ गए? और y इज इक्वल टू 3k, z इज इक्वल टू 7k ये दे रखा है। आगे चलते हैं। y इज इक्वल टू 3k, z इज इक्वल टू 7k, ये हो गया। अब क्या करना है इसमें, हम ये कहेंगे कि ये जो y है ये भी y ही होगा, ये भी y ही होगा। हम ये कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट अगर हम, या इस वाले एंगल को एंगल 1 मान लें, चलिए एंगल 1 मान लिया, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू y, ब्रैकेट में लिखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू y, एंगल 1 इज इक्वल टू y, तो आपने रीजन में लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऑनलाइन वाले देख लें, शायद पूरा दिखाई नहीं दे रहा होगा, वर्टिकली अपोजिट आगे लिखा है एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद आगे चलते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू y हो गया। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये जो एंगल 1 और z है, ये दोनों के दोनों कौन से एंगल्स बन रहे हैं बताएंगे? को इंटीरियर, बहुत बढ़िया। को इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, एंगल 1 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन में लिखिएगा को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल 1 तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि y के इक्वल है, तो y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, y प्लस z 180 डिग्री के इक्वल आ गया। अब y की वैल्यू क्या है, 3k, और z की वैल्यू कितनी है, 7k। तो 3k प्लस 7k इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3k प्लस 7k इज 10k, 10k इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 0 से 0 कैंसिल, k की वैल्यू आ गई 18, k की वैल्यू 18 आ गई। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3k, मतलब 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 54 डिग्री। z इज इक्वल टू 7k, तो ये हो गया 126 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हमारे पास y की वैल्यू हो गई और z की वैल्यू हो गई। अब इसी तरह से मैं ये देखूंगा कि x और y जो है ये भी तो को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली x and y are also co-interior angles. x and y are also co-interior angles, ये भी co-interior angles हैं। तो इन दोनों का जो सम है वो भी 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो x तो है नहीं हमारे पास, लेकिन y की वैल्यू 54 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 4 इज 6, 10 माइनस 4 इज 6, इधर क्या हो जाएगा 17, 17 माइनस 5 इज 12। तो x की वैल्यू भी 126 डिग्री आ गई। तो इस तरह से हमारे पास x, y और z तीनों की वैल्यूज़ आ गई।
बताएं भाई ऑनलाइन वाले बच्चे, रुद्रांश, अभिराज, देवांग, हर्ष, दिव्यांश, सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए जी, इसी तरह से इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी हमको देखना है। हाँ जी बोलिए। बेटा आवाज नहीं आ रही, तुमने कुछ व्हाट्सएप किया हुआ है अभी? अरे सही कह रहे हो भाई, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये माइनस जो हमने लगाया है ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये प्लस लगाना चाहिए था, इसलिए हमारा आंसर गलत है, वो ठीक है। यहाँ पर क्या था, 12√3 प्लस 9√3, तो ये तो हो गया 21√3, और इधर था 8√2 माइनस 6√2, तो 8 माइनस 6 प्लस का 2 हो, ठीक है ना। तो ये जो सब्ट्रैक्ट हमने करा, ये सब्ट्रैक्ट नहीं करना था, ये ऐड करना था। इस वजह से जो पीछे आंसर दे रखा है 2.063, वही ठीक है, कर लीजिए अपने क्वेश्चन में ठीक। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर बीच में माइनस लगा दिया था वो हमने गलती कर दी थी, यहाँ पर आप प्लस लगा दो, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू। हाँ, आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, इन फिगर 6.24 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी एंड एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, फाइंड एंगल ए जी ई एफ एंड एफ जी ई। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, फिगर बना रहा हूँ, फिगर दे रखी है इसमें। फिगर में देखिएगा क्या है, ये पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तो ए बी, इधर है ए, इधर है बी, इधर सी, और इधर डी, ए बी सी डी, ये है। अब ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, तो ये ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी ऐसे दे रखा है, ई एफ ना देकर ये एफ ई दे रखा है, एफ ई, एंड दिस इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ये गिवन है। उसके बाद बोला कि एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, तो जी किधर है, यहाँ, ये इधर एक पॉइंट जी दे रखा है, तो जी को ई से कनेक्ट कर दिया, और बोला एंगल जी ई डी, मतलब ये पूरा का पूरा बड़ा एंगल, एंगल जी ई डी गिवन, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्रीज। ठीक है, जी ई डी की वैल्यू 126 डिग्री दे रखी है। अब मेरे को ए जी ई निकालना है, एंगल ए जी ई ये निकालना है, प्लस जी ई एफ, एंगल जी ई एफ निकालना है, ए जी ई निकालना है, जी ई एफ निकालना है, और एफ जी ई निकालना है, एफ जी ई ये निकालना। ये तीन एंगल्स हमको फाइंड आउट करना है, तो अब जरा देखिएगा कैसे करेंगे। अब जरा देखिएगा, सबसे पहले ए जी ई की अगर बात करें तो ए जी ई ये वाला एंगल, अब खुद सोचिए कि जब ए बी और सी डी हमको दोनों पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, और ये हमारे पास जी ई जो है वो ट्रांसवर्सल हो गई, मतलब इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, रीजन बताइए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिल्कुल सही। देखिएगा, हम ये कहेंगे एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, इज इक्वल टू एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्रीज। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
ठीक, तो एक तो ये चीज़ हो गई, एंगल ए जी ई हमको निकालना था, एक तो ये हमने निकाल लिया। दूसरा वो क्या पूछ रहे थे, एंगल जी ई एफ निकालना है आपको। जी ई एफ मतलब इतना, ये भी निकाल सकते हैं आप आसानी से। आप ये कहेंगे ये पूरा एंगल, एंगल जी ई एफ प्लस 90 डिग्री का सम ही तो है, तो आप इसमें से 90 डिग्री अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो इतना बच जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, तो लिखिएगा एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। और ये जो एंगल जी ई एफ है, इसको तो ऐसे ही लिखा रहने दो, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, ये जो है ये हमें मालूम है 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 माइनस 90 क्या हो जाएगा, 36 डिग्रीज। ठीक, तो ऐसे ही हमारे पास एंगल जी ई एफ भी आ गया। लास्ट में पूछ रहे हैं एफ जी ई बताइए, तो एफ जी ई आसानी से बता पाएंगे, लीनियर पेयर। ठीक, लिखेंगे एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल, और एंगल ए जी ई मतलब ये वाला एंगल। तो एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब एंगल ए जी ई हम पहले ही निकाल चुके हैं, एंगल ए जी ई 126 डिग्री है। तो एंगल एफ जी ई प्लस 126 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6 इज 4, 10 माइनस 6 इज 4, और इधर हमारे पास क्या बचेगा, 17 माइनस 12 इज 5। तो ये हो गया 54 डिग्रीज। बोलिए क्लियर? ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद जो है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, फिगर दे रखी है। इन फिगर 6.27 पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। एक फिगर दे रखी है 6.27, इसमें पी क्यू और आर एस दो मिरर्स हैं, दे आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। अच्छा, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलॉन्ग द पाथ बी सी, ठीक है, एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलॉन्ग सी डी। प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो मैं अभी फिगर बनाऊंगा, फिगर बनाकर ऑनलाइन वाले भी सारे बच्चे उनको समझ में आ जाना चाहिए। इसमें यहाँ पर जो हम एंगल्स देखते हैं ना अलग अलग, कि एंगल कौन सा एंगल किसके इक्वल है, उसके अलावा यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का भी इस्तेमाल होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दो मिरर्स दे रखे हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। तो एक मिरर तो ये है और दूसरा मिरर ये है, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये है। अब यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि एक रे ऑफ लाइट। अच्छा, ये आप जानते हैं ना कि जब भी किसी मिरर की बात करते हैं तो मिरर में, मिरर को बनाते कैसे हैं,
पेपर पर कैसे बनाते हैं, वैसे तो मिरर वो है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन मिरर को पेपर पर कैसे बनाया जाता है, एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। स्ट्रेट लाइन वाली जगह वो है जहाँ से मिरर दिखाई दे रहा है आपको, और जो ये पीछे ऐसे लाइंस बनाते हैं ना, छोटी छोटी लाइंस बना रहे हैं इसके पीछे, इसका मतलब है पीछे वाला पोर्शन पॉलिश्ड है। तो मिरर का पीछे वाला पोर्शन पॉलिश्ड होता है, तो ये वो वाली चीज़ है। अब इसमें आप ये देखेंगे कि एक रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे है ए बी, वो स्ट्राइक करती है मिरर को यहाँ पर, ए बी इसने यहाँ पर स्ट्राइक करा मिरर को। उसके बाद फिर ये रिफ्लेक्ट होती है अलॉन्ग बी सी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई बी से सी की तरफ, बी से सी की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई। फिर ये रिफ्लेक्ट होती है अगेन, भाई ये भी तो मिरर है, तो ये इंसिडेंट रे आई यहाँ पर, ये यहाँ पर इस मिरर पर टकराई, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस मिरर पर टकराई, तो फिर से रिफ्लेक्ट होगी। अब ये रिफ्लेक्ट होगी कहाँ, सी डी के अलॉन्ग, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। हमें अल्टीमेटली ये प्रूव करना है इसमें कि ये जो ए बी है और सी डी है, ये जो दोनों रेज हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी, ऐसा हमें प्रूव करना है यहाँ पर, ये प्रूव करके दिखाना है। देखिएगा किस तरीके से करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। टू प्रूव लिखिएगा, टू प्रूव ए बी इज पैरेलल टू सी डी। मेरे को सबसे पहले ये प्रूव करना है कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। अब कंस्ट्रक्शन करें इसमें। कंस्ट्रक्शन में आप कहेंगे कि ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन बी, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन बी and on C as shown in figure. Drop a perpendicular on B and on C as shown in figure. तो आपको क्या करना है कि B पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, और ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको आप बोल दीजिए M। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिया, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है, वो परपेंडिकुलर कहीं तो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि ये यहाँ तक आ गया, एम तक आ गया। अब इसी तरीके से दूसरा परपेंडिकुलर हमें सी पर ड्रॉप करना है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये परपेंडिकुलर क्या होता है, अगर आपको याद हो तो ये इसको कहते हैं हम नॉर्मल। और आपको याद होगा कि ये कहा जाता है, दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, एक होता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये होता है। दूसरा लॉ ये होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दूसरा लॉ होता है। तो हम यहाँ पर दूसरा वाला लॉ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि एंगल, पहले तो ये कहेंगे सिंस द रे बी एम एंड, इसको सी एन बोल दो, एंड सी एन आर परपेंडिकुलर ऑन द टू पैरेलल रेज, are perpendicular on the two parallel rays AB and CD, PQ and RS, so they will be parallel to each other। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर लिखिएगा, ठीक है। दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तो क्या होता है कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस मेरे को दे रखी हैं और उन दो पैरेलल लाइंस के बीच में मैं दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर देता हूँ, तो वो जो दोनों परपेंडिकुलर्स हैं ना, वो आपस में पैरेलल होंगी। मेरी बात क्लियर सभी को? दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो परपेंडिकुलर्स हम ड्रॉप करते हैं, तो वो दोनों परपेंडिकुलर्स जो हैं वो आपस में पैरेलल होंगे।
ये बी एम और ये सी एन, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, पहली चीज। अच्छा, दैट इज, यहाँ लिख रहे हैं दैट इज बी एम इज पैरेलल टू एन सी। बी एम और एन सी दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा कहाँ बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर रे को नॉर्मल बोलते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ए बी एम और ये वाला एंगल एंगल सी बी एम, ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ कहेंगे एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल सी बी एम। इसको बोल दीजिए x, तो भाई ये भी x होगा। और रीजन में क्या लिखेंगे आप, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, कॉमा करके लिख दीजिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर आता है। अब हमने ये देखा कि ये जो ए बी है ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एक्स है, तो भाई ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो भी एक्स ही होगा। यहाँ तक बताइए, क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, तो एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल सी बी एम, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ेंगे, आगे हम ये कहेंगे सिंस बी एम इज पैरेलल टू सी एन। हमने जब ये देख लिया कि ये जो बी एम है और एन सी है, सॉरी बी एम इज पैरेलल टू एन सी, सी एन भी लिख दोगे तो कोई बात नहीं है वैसे, पर ऐसे है कि बी ऊपर एम नीचे एन ऊपर सी नीचे, तो ऐसे ही लिखेंगे ऊपर नीचे बी एन ऊपर नीचे एन सी। तो सिंस बी एम इज पैरेलल टू एन सी, देयरफॉर एंगल सी बी एम, ये वाला एंगल, आप ये देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल सी बी एम इज इक्वल टू एंगल बी सी एन, एंगल बी सी एन, ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया। इक्वेशन नंबर 2 ब्रैकेट में लिखिएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। तो वही लिख दीजिए यहाँ पर ये भी x है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये जो बी सी एन है और ये जो डी सी एन है ये भी तो इक्वल होंगे, इसको भी बोलो x। तो लिखिए एंगल बी सी एन इज इक्वल टू एंगल डी सी एन इज इक्वल टू x, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर भी रीजन में लिखें ये चीज़ भी हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से उठाई है कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बी सी है इस केस में पॉइंट सी पर जब ये बी सी स्ट्राइक कर रही है तो ये पॉइंट सी के लिए एक इंसिडेंट रे का काम कर रही है, और जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो सी डी, तो ये रिफ्लेक्टेड रे का काम कर रही है। तो एंगल एक्स और एंगल एक्स, एंगल आई एंगल आई, एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे। ठीक है। अब हम ये कहेंगे कि ये जो हमारे पास ये वाला एंगल है, एंगल ए बी सी, ये पूरा बड़ा एंगल, और इसी तरह से एंगल बी सी डी, ये पूरा बड़ा एंगल, ये कितना हो जाएगा? ये भी 2x और ये भी 2x। देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू x प्लस एक्स, मतलब 2x, एंड एंगल बी सी डी, ये पूरा बड़ा एंगल, एंगल बी सी डी x प्लस एक्स।
तो ये भी 2x के इक्वल, दैट इज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। अच्छा, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो हम ये कहेंगे कि अरे ए बी और सी डी, तो उनके बीच में बी सी एक ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रही है, तो ट्रांसवर्सल के इधर वाला एंगल और ट्रांसवर्सल के इधर वाला एंगल दोनों इक्वल आ गए, यानी कि तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, है ना। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। कोई और भी आ रहा है क्या? ठीक है। गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून हो गया अभी? नहीं, बस बचा हुआ है 2-4 मिनट। गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर ये कहेंगे कि ए बी, these two angles are behaving like alternate interior angles. These two angles are behaving like alternate interior angles between lines AB and CD. Therefore, AB is parallel to CD. यही हमको प्रूव करना था। AB is parallel to CD. सही है। और बताइए भाई, और किसी का कोई डाउट हो तो। रुद्रांश, समझ में आ गया? ठीक है, कोई डाउट है? बताओ भाई, अभिराज, देवांग, हर्ष, दिव्यांश, कोई और डाउट्स हो तो बताओ। ठीक है फिर, ठीक है फिर आज इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, और कल जो आपकी क्लास होगी शाम को, तो आज क्लास होगी नहीं, वो क्लास ही हमने अभी सुबह ले ली है। और कल जो आपकी क्लास है वो नॉर्मल टाइम पर शाम को 7 बजे ही होगी। ठीक है, चलिए जी, ओके।